जय हिंद साथियों, आज हम देखने वाले हैं भारत रत्न को। आप पहले मेरे इस क्लास को देखिए, उसके बाद आप जो है डिसाइड कीजिएगा कि यह क्लास कैसा था, लेकिन पहले देखिएगा जरूर, क्योंकि जो मैं सीरीज आज देने वाला हूं आपको, भारत के किसी भी किताब में आपको इतनी चीजें नहीं मिलेंगी और ना ही भारत में किसी यूट्यूब पे आपको यह वीडियो मिलेगा। और यह वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो किसी भी एग्जाम में आसानी से सवाल पूछे जाते हैं, खास करके स्टैटिक जीके के रूप में इसका इस्तेमाल खूब होता है। तो चलिए हम भारत रत्न की बात अगर कर ले तो एक चीज तो आपको जानना पड़ेगा या जानना चाहिए या फिर पता भी होगा कि भारत रत्न पुरस्कार जो है वह भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कहने का मतलब यह है कि भारत में इससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं होता है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि इस पुरस्कार के तहत एक भी रुपया नहीं दिया जाता। फिर दिया क्या जाता है? तो आपको एक मेडल दिया जाएगा। वह मेडल जो है पीपल के पत्ते पर उगते हुए सूर्य के चित्र जैसा दिखाई देगा, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, इस जगह पे आपको दिख रहा है और यह उजला कलर का होगा, यानी कि इस पर चांदी की पानी चढ़ी हुई होगी। साथ में एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा और वह प्रमाण पत्र आपको इतना बड़ा वैल्यूएबल व्यक्ति बना देगा। जो एक मंत्री को फैसिलिटीज मिलती है वो सारी फैसिलिटीज जो है आपको भारत के अंदर मिलेंगी। कैसे मंत्री? तो केंद्रीय मिनिस्टर्स को जो फैसिलिटी मिलती है वो सारी फैसिलिटी आपको भारत में मिल रही होगी। आप जब कभी एयरपोर्ट पे जाइएगा सभी लोगों की चेक इन होगी, लेकिन अगर आपको भारत रत्न पुरस्कार मिला है तो आपको चेक नहीं किया जाएगा। इतना बड़ा ओहदा होता है भारत रत्न पुरस्कार का। अब अगर हम बात करें कि भैया इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा 1954 को 1954 ईस्वी में इस पुरस्कार की जो है शुरुआत की गई थी। क्या कब की गई थी? 1954 ईस्वी में 1954 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और 1954 से लेकर के 2026 यानी अब तक यह पुरस्कार जो है कुल 53 लोगों को दिया जा चुका है। इन 53 लोगों को अगर हम डिवाइड करें तो इसमें पुरुषों की संख्या कितनी है? पुरुष कितने हैं? तो भैया पुरुष जो है वो 48 हैं। स्त्रियां कितनी हैं? स्त्री कितनी है? तो स्त्रियां जो है 5 है। क्या यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाता है, यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तब यह पुरस्कार दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। तो भैया मरणोपरांत अब तक यह पुरस्कार जो है कितने लोगों को मिला है? तो 18 लोगों को मिला है। और अगर हम बात करें विदेशियों की, तो क्या यह पुरस्कार विदेशियों को दिया जा सकता है? तो बिल्कुल दिया जा सकता है। और 2 विदेशी ऐसे हैं जिनको यह पुरस्कार अब तक दिया गया है। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे मोदी जी को बहुत सारे देशों ने सर्वोच्च सम्मान दिया है। तो जैसे मोदी जी अलग अलग देशों में जाते हैं उनको उस देश का सर्वोच्च सम्मान मिलता है, उसी तरह से भारत सरकार भी अपने देश का सर्वोच्च सम्मान जो है दे सकती है किसी दूसरे देश के व्यक्तियों को। ठीक है, यानी विदेशियों को भी यह पुरस्कार मिलता है। अब एक कंफ्यूजन हो जाएगा आपको कि 53 लोग कह रहे हैं, यहाँ पे लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई। लेकिन ध्यान रखना है ये जो मरणोपरांत है ये या तो पुरुष होंगे नहीं तो स्त्री, यानी कि ये 18 लोग इन्हीं पुरुष और स्त्री में से शामिल है। ये जो विदेशी हैं ये भी या तो पुरुष होंगे नहीं तो स्त्री होंगी, यानी कि ये भी लोग जो है किसमें शामिल है? पुरुष और स्त्रियों में शामिल है। अब देखिए स्टैटिक जीके पढ़ने का एक तरीका होता है। यहाँ पे बात हुई है 1954 की, तो भैया 1954 को अगर देखा जाए तो क्या 1954 से रिलेटेड और भी सवाल एग्जाम में आते हैं? तो भैया बिल्कुल आते हैं। क्या क्या? जैसे यह वही समय था 1954 में ही भारत में पद्म पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये 3 पुरस्कार होते हैं जिसको पद्म पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। और इसको याद रखने का सबसे बड़ा कौन है? तो भैया जो सबसे ज्यादा लिखने में जगह छेके, पद्म विभूषण सबसे ज्यादा जगह छेकता है, सबसे बड़ा है। पद्म भूषण उससे कम जगह छेकता है, उससे छोटा है। और पद्मश्री सबसे छोटा है। ठीक है, सामान्य तौर पर इन तीनों को भी भारत का सर्वोच्च सम्मान ही कहा जाता है, लेकिन पद्म विभूषण को भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान, पद्म भूषण को भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान और पद्मश्री को भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो वीरता पुरस्कार जो है, उस वीरता पुरस्कार की शुरुआत जो है वो भी 1954 में हुई थी। जैसे कीर्ति चक्र हो गया, अशोक चक्र हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार, इसकी शुरुआत जो है वो भी 1954 में ही हुई थी। आपको राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार जो होता है वह भारत सरकार का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय प्रदान करता है। इसके अलावा फिल्म फेयर पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार
ठीक है। तो फिल्म फेयर पुरस्कार जो है यह एक निजी पुरस्कार है, क्योंकि फिल्म फेयर पुरस्कार जो है यह इंडिया टुडे के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसी में अगर हम बात करें तो 1954 ही वह समय था जब फ्रांस में पहली बार जीएसटी की शुरुआत हुई थी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसकी शुरुआत भारत के अंदर कब हुआ था? तो भारत के अंदर 1 जुलाई 2017 को हुआ था। लेकिन इसकी शुरुआत फ्रांस में सबसे पहले हुआ था। पूरे विश्व में फ्रांस पहला देश है जहां जीएसटी की शुरुआत हुई थी। और कब हुई थी? तो 1954 ईस्वी को हुई थी। ठीक है। अगर हम बात करें इस पुरस्कार की, तो यह पुरस्कार जो है कब दिया जाता है भैया? तो यह पुरस्कार 26 जनवरी को दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है यह पुरस्कार दिया जाता है। एक साल में अधिकतम यह पुरस्कार कितने लोगों को दे सकते हैं? तो एक साल में अधिकतम 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया जा सकता है। लेकिन 2 बार ऐसा समय रहा जब एक अपवाद रहा, क्योंकि 1999 में आपको 4 लोगों को और 2024 में 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। इसलिए एक्सेप्शन वाले समय को निश्चित रूप से याद रखेंगे। जनरली कितने लोगों को दिया जाता है? 3 लोगों को। लेकिन 1999 में 4 लोग और 2024 में 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें इस पुरस्कारों की, तो पुरस्कार में क्या होता है कि जहां पे विवाद होता है वो, या फिर जो समय इस पुरस्कार को दिया गया है, पहला पुरस्कार और अंतिम पुरस्कार, यहां से सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो सामान्य तौर पर अगर हम बात करें तो 1954 में यह पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? 1954 में यह पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? तो याद रखिएगा 3 लोगों को दिया गया। कौन कौन लोग थे? तो एक थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरे थे सीवी रमन, यानी सीवी रमन का फुल फॉर्म होता है चंद्रशेखर वेंकट रमन। और तीसरे व्यक्ति थे आपको सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ये 3 व्यक्ति ऐसे थे जिनको 1954 में यह पुरस्कार दिया गया। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे किसी सेट को बनाए, प्रैक्टिस सेट को, और उसमें उन्होंने देखा कि जो है सो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को चेक कर रहा है। तो अब बच्चे याद कर देते हैं कि सबसे पहला भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? तो भैया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इन तीनों आदमी को सेम डेट पे, कब? तो 26 जनवरी 1954 को यह पुरस्कार दिया गया। अगर मान लेते हैं एग्जाम में आपका सवाल पूछ रहा है कि सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया, और आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं हो, आपको एक ऑप्शन हो सीवी रमन और बाकी 3 ऑप्शन अलग अलग लोगों का दे दे, तो आप क्या कहेंगे? इनमें से कोई नहीं? ऐसा नहीं है, आप किसको कहेंगे? सीवी रमन को कहेंगे, क्योंकि ये व्यक्ति भी उसी दिन पुरस्कार पाया था जिस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पाए थे। अगर तीनों ऑप्शन में रहता है तो एक चौथा ऑप्शन भी होगा इनमें सभी, तो आप इनमें सभी वाले ऑप्शन को क्या करेंगे? क्लिक करेंगे, क्योंकि तीनों व्यक्ति को एक ही डेट पे जो है सो यह पुरस्कार मिला था। लेकिन अब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इनसे रिलेटेड भी कुछ एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। जैसे भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि लगातार 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरा सवाल अगर आपसे पूछ दे कि दूसरा व्यक्ति कौन था ना, पहला व्यक्ति लगातार 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, लेकिन दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो हामिद अंसारी जो थे वो दूसरे व्यक्ति थे। अब तक भारत में 2 ही ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो लगातार 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, तीसरा सवाल, लगातार 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहने के बाद राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जो लगातार 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहने के बाद राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हैं। कार्यकाल का मतलब है, एक कार्यकाल में होता है 5 साल, यानी 2 कार्यकाल का मतलब हुआ 10 साल। ठीक है, और यही वह व्यक्ति हैं जिनका जन्म दिवस होता है 5 सितंबर को, और हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्होंने 28 फरवरी 1928 को क्या किया था? रमन इफेक्ट का खोज किया था, रमन प्रभाव का खोज किया था, जिसके लिए 1930
1930 में इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया और 1954 में इनको भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। और 1954 से ही 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब है? 28 फरवरी को। क्यों है? क्योंकि इसी दिन रमन ने आपको रमन इफेक्ट की खोज की थी। अगला है सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इनके बारे में एक चीज ध्यान रखना है कि ये स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो सी राजगोपालाचारी थे, क्योंकि सी राजगोपालाचारी के बाद गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और उसका स्थान ले लिया किसने? राष्ट्रपति ने ले लिया। क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सीधा आ जाते हैं 2014 में। 2014 में दो लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। एक थे आपके सचिन तेंदुलकर और दूसरे व्यक्ति जो थे वो थे CNR राव। ठीक है, सचिन तेंदुलकर जो थे, ये मैंने 2014 का चर्चा इसलिए किया क्योंकि ये प्रथम खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। इससे पहले किसी भी खिलाड़ी को भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया था और ये पहले व्यक्ति हैं, इसलिए ध्यान रखना है। और सबसे कम उम्र में, मात्र 40 वर्ष की उम्र में जो है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि पहला खिलाड़ी कौन है तो सचिन तेंदुलकर। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम उम्र में भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है तो भी आपके हो जाएंगे सचिन तेंदुलकर। CNR राव का फुल फॉर्म होता है चिंतामणि नागेश रामाचंद्रन राव। चिंतामणि नागेश रामाचंद्रन राव, और ये साइंटिस्ट थे। इन दोनों आदमी को साथ में यह पुरस्कार दिया गया। 2015 में भी दो लोगों को ही यह पुरस्कार दिया गया। कौन कौन थे? एक थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे व्यक्ति थे आपके कौन? पंडित मदन मोहन मालवीय, यानी कि पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, इन दोनों आदमी को साथ में यह पुरस्कार दिया गया। कब? 2015 में। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जो थे ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे और सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने का भी रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है। कितने दिनों तक? मात्र 13 दिनों तक। अब सवाल ये उठता है कि 13 दिन ही क्यों? अगर कम दिन थे तो एक दिन रहते, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन हुआ ये बात है 1998 की, जब भारत में लोकसभा चुनाव हुआ और लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत की प्राप्ति नहीं हुई। बहुमत का मतलब है अपने भारत के अंदर 272 सीटें किसी भी पार्टी को नहीं मिली। लेकिन बीजेपी जो थी वो सबसे ज्यादा सीट लेकर के आई थी। नतीजा ये हुआ कि उस समय के राष्ट्रपति ने बीजेपी को इनवाइट किया कि भैया आप सरकार बनाइए, लेकिन एक शर्त पर। शर्त यह रहेगा कि 12 दिन के भीतर आपको बहुमत साबित करना पड़ेगा, नहीं तो 13वें दिन आपकी सरकार गिर जाएगी। और ऐसा ही हुआ। 12 दिन में बहुमत साबित नहीं कर पाए अटल बिहारी वाजपेयी और बीजेपी की सरकार गिर गई। ठीक है, इसीलिए 13 दिन जो है सो ध्यान रखना है कि 13 दिन बने थे। इसके बाद फिर से चुनाव हुआ और उसमें बीजेपी को बहुमत मिली और 1999 से लेकर के 2004 तक जो है भारत में बीजेपी की सरकार रही थी। पंडित मदन मोहन मालवीय जो है ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1916 में BHU की क्या की थी? स्थापना की थी 1916 में। 1916 बहुत सारी बातें बताता है। जैसे 1916 में ही पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। 1916 में ही आपको पुणे में आपको एनी बेसेंट ने क्या शुरू किया था? होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था। पुणे में आपको जो है सो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था और मद्रास में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था। ये 1916 ही समय था जब पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ मिल गई और जो है सो आंदोलन करने का प्लान बनाया साथ में मिलकर के। 1916 में ही कांग्रेस जो 2 भागों में बटा हुआ था, गरम दल और नरम दल, वो दोनों मिलकर के एक हो गए। और 1916 में जो अधिवेशन हुआ था वह आपको कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और उस लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार ने उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और गांधी जी पहली बार उस अधिवेशन में पहुंचे थे, कांग्रेस के अधिवेशन में पहुंचे थे। और उसी समय बिहार के पश्चिम चंपारण के एक व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ला, जिन्होंने गांधी जी से मुलाकात करके नील की खेती के बारे में जो है सारी कहानी बताई थी। जिसके बाद अगले ही साल यानी कि 1917 में गांधी जी चंपारण आए थे और
सत्याग्रह जो है सो किया था, चंपारण सत्याग्रह। इन दोनों की खास बात यह है कि दोनों आदमी का बर्थडे जो है 25 दिसंबर को ही होता है। ठीक है, दोनों आदमी का बर्थडे कितने तारीख को? 25 दिसंबर को। नतीजा यह हुआ कि 2015 से सरकार ने घोषणा किया कि 25 दिसंबर को हम लोग क्या मनाएंगे? 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाएंगे। यानी 25 दिसंबर आपके भारत में क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद सीधा हम लोग आते हैं कब? 2024 में। 2024 में 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। कौन कौन थे? कर्पूरी ठाकुर, दूसरे व्यक्ति थे चौधरी चरण सिंह, तीसरे व्यक्ति थे पीवी नरसिम्हा राव, चौथे व्यक्ति थे एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन, और पांचवें व्यक्ति जो थे वो थे लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, तो ये 5 लोग थे जिनको यह पुरस्कार मिला था। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है, कर्पूरी ठाकुर जो है बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, और लाल कृष्ण आडवाणी जो है बीजेपी के संस्थापक सदस्य रहे थे। और लाल कृष्ण आडवाणी एकमात्र जीवित व्यक्ति थे, बाकी इन सभी चारों लोगों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ये तो पुरुषों वर्ग हो गया, अब हम बात करें स्त्रियों की, तो स्त्रियां कितनी थी भैया? स्त्रियां 5 थी। कौन कौन सी स्त्रियां? तो सबसे पहले मिला था इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी को मिला था कब? 1971 में। दूसरी महिला जो थी वह मदर टेरेसा थी। मदर टेरेसा को कब मिला? 1980 में। तीसरी महिला जो थी वह अरुणा आसफ अली थी, अरुणा आसफ अली। इनको कब मिला? 1997 में। चौथी महिला जो थी वो थी एमएस सुब्बुलक्ष्मी, एमएस सुब्बुलक्ष्मी। इनको मिला 1998 में। और पांचवी महिला थी लता मंगेशकर, इनको यह पुरस्कार मिला था 2001 में। ठीक है, तो ये 5 महिलाएं हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। लेकिन यहां से एक सवाल पूछा जाता है, सवाल यह है कि पहली महिला गायिका कौन थी जिसको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? तो मैक्सिमम बच्चे जो है लता मंगेशकर मार देते हैं, यह गलत है। आपका कौन सा सही होगा? एमएस सुब्बुलक्ष्मी जो है वो आपका सही आंसर होगा, क्योंकि प्रथम महिला गायिका जो है वो एमएस सुब्बुलक्ष्मी है, और एमएस सुब्बुलक्ष्मी लोक गायिका है, जबकि लता मंगेशकर पार्श्व गायिका है। ठीक है, लोक गायिका का मतलब होता है कि जो स्थानीय भाषाओं में गीत गाती हैं। तो एमएस सुब्बुलक्ष्मी जो है कर्नाटक की थी और एक कन्नड़ भाषा में गीत गाती थी। जैसे हम लोग बिहार में खेसरिया जो है भोजपुरी में गीत गाता है, तो खेसरिया लोक गायक हुआ। मैथिली ठाकुर जो है लोक गायिका हुई, शारदा सिन्हा लोक गायिका हुई। ठीक है, किसकी? भोजपुरी की। तो ये लोग जो है सो भोजपुरी मैथिली गाते हैं और स्थानीय भाषा में, तो ये लोक गायक और लोक गायिका हुए। उसी तरह से एमएस सुब्बुलक्ष्मी पहली गायिका हुई जिनको जो है सो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। क्लियर है? इसके बाद हम बात करें विदेशी की। विदेशी कितने लोग थे? 2 लोग। कौन कौन लोग थे दोनों? तो एक थे खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको कब मिला था? इनको मिला था 1987 में। और दूसरे व्यक्ति थे नेल्सन मंडेला। इनको कब मिला था? 1990 में। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को इनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी। जबकि नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। सीमांत गांधी क्यों कहा जाता है? तो जब भारत के नक्शे को आप देखिएगा ऊपर वाले एरिया को, तो ऊपर वाला एरिया कुछ ऐसा है जिसमें आपको लद्दाख और जम्मू कश्मीर स्थित है। यहां से आपको जो है अफगानिस्तान जाता है, और ये वाला क्षेत्र जो है
पाकिस्तान का कश्मीर है। और इसी क्षेत्र में से आपको बिलोंग करते थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जहां पर उन्होंने आंदोलन चलाया था, लाल कुर्ती आंदोलन, क्योंकि इनके जितने भी आंदोलनकारी थे सभी लाल कुर्ता में रहते थे, इसलिए इसको लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और चूंकि सीमा के भारतीय सीमा के अंत में थे, इसलिए इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और जब चूंकि देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो खान अब्दुल गफ्फार खान भारत के विभाजन के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। ठीक है। लेकिन अंततः क्या हुआ कि भारत का विभाजन हो गया। नतीजा ये हुआ कि अब जो है खान अब्दुल गफ्फार खान पड़ गए पाकिस्तानी क्षेत्र में, तो उन्होंने नेहरू को कहा था कि तुम लोगों ने मुझे भूखे भेड़ियों के सामने फेंक दिया है। क्या कहा था? मतलब सीधा सेंटेंस पूछा जाता है कि तुमने मुझे भूखे भेड़ियों के सामने फेंक दिया है। यह किसका वाक्य है, किसका कथन है? तो भैया ये खान अब्दुल गफ्फार खान का कथन है। ठीक है। चलिए, तो ये दो विदेशी हो गए। अगर हम बात करें भारत के प्रधानमंत्रियों की, प्रधानमंत्री यानी कितने प्रधानमंत्री हैं जिनको यह पुरस्कार मिला है, तो याद रखिएगा 8 प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला है। कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं वो? तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जो है जिनको यह पुरस्कार मिला वो है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। कब मिला था इनको? 1955 में यह पुरस्कार मिला था। दूसरे प्रधानमंत्री जो है वह है आपको लाल बहादुर शास्त्री। कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। इनको कब मिला था? इनको 1966 में मिला था। तीसरे व्यक्ति हैं आपको इंदिरा गांधी। इनको मिला था 1971 में। चौथे व्यक्ति जो हैं वो हैं आपको राजीव गांधी। इनको मिला था 1991 में। पांचवें व्यक्ति हैं मोरारजी देसाई। इनको मिला था 1991 में, यानी राजीव गांधी मोरारजी देसाई दोनों को साथ में मिला था। उसके बाद है आपको अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, आप जरा कमेंट कीजिएगा अटल बिहारी वाजपेयी किस राज्य के थे, किस राज्य से थे? इनको मिला था 2015 में। उसके बाद मिला है आपको वहीं जो दो लोग लिखे थे, चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव। चौधरी चरण सिंह कब मिला था इनको? इनको मिला था भैया 2024 में। और पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, इनको भी 2024 में। अब देख लीजिए 8 आदमी हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला है। आपने देखा था सबसे कम उम्र में जो पुरस्कार मिला है भारत रत्न पुरस्कार, वह किसको मिला है? तो भैया सबसे कम उम्र में सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को मिला है मात्र 40 वर्ष की उम्र में। और सबसे अधिक उम्र में जिनको मिला है वो हैं डॉक्टर केशव धोंडो कर्वे। इनको 100वें वर्ष में मिला था। ये 100 वर्ष के थे तब जो है सो इनको यह पुरस्कार मिला है। तो ध्यान रखना है, सबसे कम उम्र के सचिन तेंदुलकर मात्र 40 साल, और सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री डॉक्टर केशव धोंडो कर्वे, जिनको जो है 100 वर्ष की उम्र में यह पुरस्कार मिला है। ये रहा आपका भारत रत्न पुरस्कार। और यकीन मानिए इससे ज्यादा सवाल जो है आपको भारत रत्न पुरस्कार से ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, ना कभी पूछा जाएगा, ना किसी किताब में इतना सीरीज मिलेगा, ना आपको किसी यूट्यूब पे मिलेगा। यह केवल और केवल हमारे इस चैनल पर मिलेगा और हमारे द्वारा पढ़ाया गया मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों में। धन्यवाद।